नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया के बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट से खुशखबरी के बाद अब शीतलहरी आने लगी है। बाजार को अब यह डर सताने लगा है कि तेल के दाम गिरते गिरते कहीं गर्त तक ना पहुंच जाएं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। निवेशक अब इस बात को लेकर परेशान होने लगे हैं कि कच्चे तेल के दामों की गिरावट एक हद के बाद सही भी है या नहीं। कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से कमजोरी की चपेट में आ गई है। तो इसका असर आज भारत के सेंसेक्स और निफ्टी पर भी देखा गया। एक वक्त तो सेंसेक्स 900 अंकों के से नीचे आ गया था, लेकिन राहत की बात यह रही कि आखिर में ये 855 अंक के नीचे गिरकर बंद हुआ। मतलब कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ। पिछले 7 सालों में एक दिन में ये तीसरी बड़ी गिरावट है। निवेशकों ने ग्लोबल संकट के डर से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका में तेल की कीमत $50 प्रति बैरल से भी नीचे आ गई है। अप्रैल 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। जब दाम गिर रहे थे तब सब बम बम करने लगे थे। अब अचानक पेट्रोल और डीजल के दामों में आ रही गिरावट को अर्थव्यवस्था में संकट के एक सूचक के रूप में देखा जाने लगा है। सरकार ने तो कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन बाजार की अपनी ही सरकार होती है। सरकार आक्रामक उदारीकरण और निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है और विरोध की राजनीति को विकास विरोधी बता रही है। मगर भारत में आज ऐसी हड़ताल हुई, उसकी शुरुआत हुई जिसे 1977 के बाद किसी भी औद्योगिक सेक्टर में यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। 5 दिनों की ये इस हड़ताल के कारण आज कोल इंडिया की तमाम खदानों में कोई काम नहीं हुआ। भारत में रोज 1.5 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन होता है। देश में बिजली 60 से 70% कोयले पर निर्भर है। इसका असर बिजली की सप्लाई पर भी पड़ सकता है, लेकिन सरकार कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। लाखों खान मजदूर और कोल इंडिया के कर्मचारियों का कहना है कि वे कोल इंडिया के विनिवेश के खिलाफ हैं। सरकार कोल इंडिया को बर्बाद कर देना चाहती है। निजीकरण के जरिए कोयला खदानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि सरकार 27 दिसंबर के अपने अध्यादेश को वापस ले ले। चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार अपने इन कदमों को साहसिक फैसलों के तर्ज पर पेश कर रही है। अरुण जेटली ने सोमवार को बरखा दत्त से कहा कि पिछले 7 महीनों में अपने सुधार के हमने कई ऐसे कदम उठाए जो काफी मुश्किल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोयला खदानों की नीलामी होनी चाहिए, तो हम तुरंत कानून ले आए ताकि नीलामी में देरी ना हो और बिजली उत्पादन पर असर भी ना पड़े। 2006 से 14 के बीच ये सेक्टर काफी पीछे चला गया है, इसलिए हमने अर्थव्यवस्था के हित में ये फैसला किया। और कोल इंडिया और खान मजदूर चाहते हैं कि सरकार अपने इस फैसले को बदल दे। तभी मैंने कहा कि ऐसा होना मुश्किल है, तब भी जब इस हड़ताल में आरएसएस या बीजेपी समर्थक भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है, तब भी जब इसमें कांग्रेस समर्थक इंटक भी है, लेफ्ट समर्थक सीटू भी है और इनके अलावा 2 अन्य संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बावजूद इस हड़ताल के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मिडिल क्लास का जाप करने वाली राजनीति में मजदूर और किसान संगठनों के लिए कितनी जगह बची है ये वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन श्रम कानूनों में सुधार, बीमा और रक्षा में विदेशी निवेश बढ़ाने के बाद भी सरकार को इस तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। क्या मजदूर संगठन वाकई कोई ठोस राजनीतिक विरोध खड़ा कर पाएंगे या यह हड़ताल भी खानापूर्ति ही है? क्योंकि खदानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा, निजीकरण का फैसला वापस होगा, ऐसा व्यवहारिक रूप से लगता नहीं है इस एंकर को। केंद्र सरकार का कहना है कि मजदूर संघों को 2-2 बार बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन नहीं आए। वैसे मंगलवार शाम की बैठक के लिए संगठनों ने हामी भर दी। यूनियन के लोग कहते हैं कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला करने से पहले उनकी राय नहीं ली। कोल इंडिया प्रबंधन ने हड़ताल वापस लेने की अपील की और इससे राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताया जा रहा है कि हड़ताल 100% सफल है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की सभी 36 खदानों में काम ठप है। ये कोल इंडिया की सहायक 8 कंपनियों में से एक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोयला खदानों में भी काम नहीं हुआ। बिजली मजदूरों के संगठन EEFI ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। कर्मचारियों की संख्या के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कोल इंडिया का नंबर भारतीय रेल के बाद आता है। दूसरे नंबर पर करीब 5.5 लाख कर्मचारी इसके बताए जाते हैं। पुराने कानून के मुताबिक खनन की अनुमति सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही हुआ करती थी। सरकार बिजली, स्टील और सीमेंट से जुड़ी कंपनियों को लीज पर खदान दे देती थी। नए बिल के अनुसार जो अध्यादेश है, गैर सरकारी कंपनियों को अपने लिए कोयला निकालने और बेचने की भी अनुमति दी गई है। सरकार ने खदानों की 3 श्रेणियां बनाई है। पहली कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंसिल की थी 204 खदानें हैं वो हैं। दूसरी में 42 खदानें हैं जिनमें इस वक्त खनन हो रहा है या होने वाला है, और तीसरी कैटेगरी में 32 खदानें जिन्हें खास समय के लिए दिया गया था। सरकार ने 204 खदानों के लिए नीलामी का फैसला किया है। नीलामी के अलावा सरकार चाहे तो खुद से भी दे सकती है, यानी अपनी सरकारी कंपनियों को दे सकती है।
दूसरी और तीसरी कैटेगरी के खदानों की नीलामी होगी और दावा किया जा रहा है कि ई ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। कहीं से यह बात साबित हो गई है कि जो भी ई होगा वो पारदर्शी होगा। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मान लिया गया है पब्लिक नजरिए में। 5 करोड़ की फीस देनी होगी, लेकिन मजदूर संघों को लगता है कि यह सही नहीं है। सरकार कोल इंडिया को काट छांट कर छोटा कर रही है। क्या उनका दावा सही है? क्या उनके हड़ताल करने से फैसला पलट जाएगा? जो भी है, इस हड़ताल से निजीकरण और सुधार की बहस में मजदूरों की आवाज को जगह मिल रही है और यह बहुत दिनों बाद हो रहा है। बैंक कर्मचारियों की भी हड़ताल होने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए टल गई है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिजेश उपाध्याय जी हैं, जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ। नरेंद्र तनेजा जी हैं, आप चेयरमैन हैं एनर्जी सेल बीजेपी के। और एमआर माधवन हैं, आप को फाउंडर हैं पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के, जिन्होंने इस जो अध्यादेश के जरिए जो कानून बना है उसके तमाम पहलुओं पर अध्ययन किया है। ब्रिजेश जी, हम पहले आपसे, ताकि हमारे दर्शक, सामान्य और साधारण दर्शक समझ जाएं, जो हो सकता है कि मैंने ठीक से नहीं बताया हो या कम बताया हो, मैं ये जानना चाहता हूँ वो 3 कौन सी आशंकाएं हैं आपको जो लगता है कि सरकार ने ये करके ठीक नहीं किया और सरकार को अब अपना फैसला बदलना चाहिए या उसमें सुधार करना चाहिए? आप सुधार चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, ये थोड़ा संक्षेप में स्पष्ट कर दें। पहली बात तो कोयले के निजीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है देश में। हमने सरकार को कहा कि पहले ये जस्टिफिकेशन लेकर के आइए, एक श्वेत पत्र लाइए, आखिर किन कारणों से कोल ब्लॉक की नीलामी और प्राइवेटाइजेशन किया ये अध्यादेश लाने के पहले किया या बाद में? ये प्रक्रिया कोई आज से नहीं शुरू हुई, पिछले कई सालों से चल रही है। कमेटी बनी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, बहुत एक लंबी प्रक्रिया चली है यूपीए गवर्नमेंट और अब तक जी। तो लगातार हम सब लोग कहते रहे देश के कोयले की जरूरत कोल इंडिया पूरा कर सकती है, हम उसके लिए सक्षम हैं, तो कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिन भी कारणों से ये ले आए हैं, ये पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों नेचुरल रिसोर्स को सौंप देने की कवायद है। उन बातों तो का कोई छुपा के कर रहे हो तो पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम करेंगे। रवीश जी, ये उन बातों की एकदम उलट है जिनके कारण 1973 में इसको नेशनलाइज किया गया था। फिर से वही सारी स्थिति पैदा करने का सरकार ने प्रयास किया। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, मजदूरों का, कर्मचारियों का जो पक्ष है उसकी पूरी तरह अनदेखी की गई। और जो चौथा बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, ये जो कोल की प्राइस है, आज कोल इंडिया के कारण कोयला हिंदुस्तान में अपने दरों पर हम दे रहे हैं। आज सभी प्रकार के जो ये पेट्रोलियम पदार्थ और सबकी इंटरनेशनल प्राइसिंग हो गई है। कल को इन प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद कोयले को भी इंटरनेशनल रेट से बेचा जाएगा। जिन जी उद्योगों में कोयले का इस्तेमाल होता है वो सारे प्रोडक्ट अपने आप महंगे होंगे, बिजली महंगी होगी। तो सरकार जो भी आप ठीक जानते हैं कि सरकार ठीक इसके समानांतर या उलट तर्क दे रही है कि ये विनिवेश करना था क्योंकि हमें पैसा चाहिए था अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा धक्का देने के लिए। ये करना था ताकि बिजली की उत्पादन की प्रक्रिया को हम तेज करें। ये करना था क्योंकि हम कोयला का आयात कर रहे थे। कोल इंडिया अपने उत्पादन से जो मांग है और जो पावर कंपनियां बन गई हैं, जो पावर प्लांट बन गए हैं जिनमें उत्पादन अभी शुरू होना है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये तर्क एकदम बेबुनियाद है। बेबुनियाद है या झूठ है? झूठ है। बेबुनियाद और अच्छा, सरकार झूठ भी बोलती है। नहीं, बेबुनियाद और झूठ दोनों अलग अलग बात। पिछली बार मेरी कोई बात बेबुनियाद हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो झूठ हो। पिछले साल हिंदी में आप लोग ज्यादा पंडित। पिछले साल 110 मिलियन टन कोयले का आयात हुआ, जिसमें से 54 मिलियन टन स्टील में लगा, 45 मिलियन टन उन पावर कंपनियों को दिया गया जिनके इक्विपमेंट इंडियन कोल को नहीं ले सकते। बचा 11 मिलियन टन कोयला जो बाकी के लोगों के काम में आया। जबकि इसके उलट 50 मिलियन टन कोयला हमने निकालने के बाद वो लिफ्ट नहीं हो सका, वहीं पड़ा पड़ा जल गया। यानी आप सक्षम हैं? मैं यही बता रहा हूं। आप लोग काम भी करते हैं हड़ताल से पहले, मतलब है? ये एक धारणा बनाई जाती है मिडिल क्लास दुनिया में कि मजदूर हड़ताल करते हैं, काम नहीं करते हैं, और जो पीएसयू है वो अपना प्रदर्शन नहीं करती। ऐसे हैं आप लोग? वास्तव में, क्योंकि आपका ट्विटर अकाउंट तो है नहीं आप लोगों का, तो 5 लाख वो लोग तो खदान मजदूर ट्विटर अकाउंट पे नहीं है और जन्मत ट्विटर से बनता है। पीएसयूज को बदनाम करने के लिए सब किया जाता है। अच्छा। और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो रिटेल इकोनॉमी होती है, मैं कभी चाहूंगा आप इस बहस को बढ़ाएं। अच्छा। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो रिटेल इकोनॉमी, जो वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था की जड़ है, उसको हम करते हैं। ठीक है।
तो इसलिए पीएसयूज के कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। तनेजा जी, जो ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयकरण है उसका एक अनुभव प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, उसको आपने पूरा बैक किया, इसकी कोई जरूरी नहीं थी, और जो भी दलील सरकार दे रही है, आप बीजेपी के आर्थिक सेल के, और इस मामले में तो आप ही चैंपियन हैं, वो कह रहे हैं वो झूठ है, झूठ बोला जा रहा है कि कहाँ किसने कहा है कि कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करो? नहीं हुआ। नहीं, किसने कहा? ये इनको गलत समझ में आ नहीं, गया। कहा किसने कहा? मुझे दिखाइए ना वक्तव्य। ये कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। नहीं, मुझे बताइए ना कहाँ वक्तव्य, किसने ये इनको ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इनको इतना भी नहीं मालूम। मुझे सुनिए, भारतीय मजदूर संघ है। सुनिए, कोल इंडिया एक कंपनी है, एक एंटिटी है भारत सरकार की, और वो पूरे देश में जितना भी तेल का हमारे देश में कोयले का खनन होता है, उत्पादन होता है, लगभग 82% वो कंपनी करती है। और वो ऐसी कंपनी है जिसका सरकार, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, खदानों का प्राइवेटाइजेशन और कोल इंडिया का दो अलग चीजें हैं। देखिए, कोल इंडिया जो है एक एंटिटी है, हमारे देश के अंदर जो कोल सेक्टर है उसका सबसे डोमिनेंट प्लेयर है वो कोल इंडिया का। कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करें, कब कहा, किसने हो सकता है कि जो राजपत्र हिंदी में आता है उसकी हिंदी बहुत खराब होती है, तो आप नहीं समझ पाए। कहां पे कहा गया कि कोल इंडिया प्राइवेटाइज करेंगे? इसी एक पॉइंट पे इनका काउंटर ले लेता हूं, आप नहीं समझ पाए, ये कह रहे हैं कि कहां पे हुआ, बताइए इनको कहां पे हुआ। ये वास्तव में कोल इंडिया का ही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये वास्तव में। यस, आप बताएं। नहीं, देखिए, कोल इंडिया एंड कोल सेक्टर दो अलग चीजें हैं। हमारे देश में कोल सेक्टर है, कोल सेक्टर में 82% हिस्सेदारी कोल इंडिया कंपनी की है, जो भारत सरकार की कंपनी है, जिसको भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है उसका प्राइवेटाइजेशन कानून के बाद ये 82% हिस्सेदारी में कोई कमी आएगी या कोई कमी? कैसे कमी आएगी आप बताइए ना। आप ये कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। नहीं, कैसे कमी आएगी? 18% के लिए अध्यादेश लाया गया। आप मुझे बताइए, 18% से ही देश की नहीं रवीश, बात सुनिए। देखिए, जो देखिए, कोल्ड फैक्ट्स जो होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। हम अपनी आवाज को तेज करें या अपने आर्टिकुलेशन को शार्प करें, उससे नहीं। 5 लाख लोग नहीं, वो अगर हड़ताल कर रहे हैं, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा कि उन्हें इतनी बुनियादी समझ नहीं। रवीश सुनिए, आप समझ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे थोड़ा मौका कहता हूं कि आज के मिडिल क्लास में इनकी कोई जगह नहीं है। सुनिए, फिर भी आप आगे हैं तो कोई बात नहीं। आपके वो दर्शक जो कोल सेक्टर को समझते हैं वो समझेंगे मेरी बात को। कोल सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन, कोल अलग चीज है, कोल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को रोल देना, भूमिका देना अलग चीज है। कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन अलग चीज है, दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, वो एक सस्ते दामों पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिंक नहीं है, कोयले का उत्पादन करने में सक्षम है, उत्पादन कर रहे हैं, दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी। ये जो आज जब जरूरत ये पूरी कर सकते हैं ये लोग कह रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं की? आप मुझे एक बात बताइए, अब इनका काउंटर दीजिए जो विदेश जी ने कहा है। मैं वही बात कर रहा हूं। कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ये सरकार ने कहा है। कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन के बारे में सरकार ने कतई कोई बात नहीं करी है। आधुनिकरण, वहां जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनका जो है और अच्छा जीवन अच्छा हो, उनको अच्छा रेम्युनरेशन मिले, जीवन भी अच्छा। जी हाँ, आप सुनिए तो सही ना, ये बात है। लेकिन जो मुझे लगता है जो यूनियंस को आपत्ति है वो किस बात? खान मजदूर टीवी देख रहा होगा तो बिल्कुल ये यूनियंस को आपत्ति इस बात पे है कि कोल सेक्टर, वो जो कोल इंडिया के अंडर में नहीं है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भूमिका नहीं दी जानी। उनको ये डर है, मैं बता रहा हूं, उनको ये डर है कि एक जो है, अगर उनको नहीं, इनको जो बगल में बैठे हैं, पूरे जो भी कर रहे हैं, ऐसे भी निराकार नहीं है, मतलब निर्गुण भक्ति नहीं है इधर, सब सगुण भक्ति वाला मामला है। लोकतांत्रिक देश है, जो भी व्यूज लेके आता है हमें उसकी इज्जत करनी है, सम्मान करना है, बात को ध्यान से सुनना है। केवल उनकी बात नहीं मानते नहीं, वो ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा। उन्होंने कहा तो पूछा भी नहीं, ये कहना गलत। कोल सेक्टर में इनका यूनियंस का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर की कतई कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। मेरा एक आपसे प्रश्न करता हूं और आपके दर्शकों से भी, हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। 3 तरह की फॉसिल फ्यूल होती है, एक होती है तेल, एक गैस और एक कोयला। तेल के अंदर ऐसा भी सवाल नहीं बंद कीजिए कि लोग बंद करके दूसरा सीरियल देखने लेकिन तेल में 100% विदेशी निवेश भी आ सकता है, प्राइवेट भी आ सकता है, और सालों से आ रहा है, किसी को आपत्ति नहीं। गैस सेक्टर में सरकारी कंपनियां भी पनप रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी पनप रहा है, किसी को आपत्ति नहीं। उसी फॉसिल फ्यूल ये मत कहिए किसी को आपत्ति नहीं, वहां कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा, कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा, लेकिन वही फॉसिल फ्यूल कोल में लेकर सरकार का कहना है कोल इंडिया को मजबूत किया जाएगा, कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका अगर आती है तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका जो है उसको आने दिया जाएगा। बस ये जो इन्होंने कही है, आप इसका काउंटर दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक को स्पष्ट हो जाए जी कि जो इसमें वो कह रहे हैं कि कोल इंडिया का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, कोल सेक्टर में हुआ है, प्राइवेट कंपनियों को आने दिया गया है, क्योंकि कई सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां हैं, अब बेवजह डर रहे हैं जरूरत से ज्यादा। अब इनको आप बता दें, आप
क्योंकि ये मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि आपका संगठन आरएसएस से संबंधित है तो आपको हड़ताल करने की क्यों जरूरत पड़ी। आप सीधा मोहन भागवत जी से कहते, मोहन भागवत जी एक बयान देते, बस मामला ही हो जाता। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हर संगठन की अपनी भूमिका होनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। आप तनेजा जी को दीजिए, फिर मैं माधवन जी से इस कानून के बारे में बात करूँ। जो उन्होंने कहा है आप उनको बताएं। वास्तव में अगर आपको ठीक से समझना हो, ये कोल इंडिया के रोल को, उसके सीमा को, उसके काम को खत्म करने का, कम करने का प्रयास है। ये धारणा है। आज भी मैं आपको बता, ये धारणा है, आज भी परसेप्शन है, सच्चाई नहीं है। तनेजा सुनिए, कंफ्यूजन है। तनेजा जी, रवीश जी, मैं तथ्यों के आधार, आज भी 66 प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है कोल इंडिया की। 180 प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है। 132 प्रोजेक्ट्स हैं जो सेकंड स्टेज पर क्लियरेंस के लिए हैं। अगर ये हमको मिल जाता तो हम इस 12वें प्लान में 180 मिलियन टन कोयला और दे सकते थे। ये हमको सैंक्शंस, मंजूरियां अगर ये मिल जाती थी। आप एक सामान्य दर्शक को समझाइए कि इसका निजीकरण तो कई चीजों का हुआ और इस देश ने देखा भी, इसका अच्छा बुरा दोनों भुगता है, वो उनकी जानकारी में होगा, मैं ये मानता हूं कि नुकसान क्या है ज्यादा। देखिए, सरकार तर्क दे रही है कि जो पैसा आएगा उससे हम और भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे और इसमें उत्पादन में तेजी आएगी तो बिजली का उत्पादन होगा, तो बिजली लोगों को तुरंत समझ में आ जाती है। दो पब्लिक ओपिनियन में आपको रवि जी, मैंने दो बातें बताई। आप बिजली विरोधी हैं और विकास विरोधी, डबल। नहीं, हम विकास के विरोध में नहीं हैं और हमने सरकार को कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन लाते हो, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट की बात करते हो, तो प्राइवेट कंपनियों ने हर चीज में कंपटीशन करना चाहिए। जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये कंपनी देती है और जो वेतन देती है वो डिसेंट पे आप दीजिए। मैं भी आपसे जो रिटेल इकोनॉमी का जिक्र कर रहा था, आज मैं कोल इंडिया में काम करके 60,000 रुपए सैलरी लेता हूं। वेरी गुड। मैं बाजार में उस 60,000 रुपए को दोबारा खर्च करता हूं। सब्जी वाला, चाय वाला, तो अर्थव्यवस्था बेहतर है, ठीक है। आज बाजार में ठेले वाले से सब्जी वाले को पूछो, कहता है मंदी है, ठीक है, उसको कहां से मंदी आ गई? राइट, ठीक। इनके यहाँ जो लोग जाते हैं 60,000 रुपए पाने वाले 60 लोग भी नहीं होंगे, 3-3 हजार रुपए पर ये काम करवाते हैं प्राइवेट कंपनी। तो एक ऐसा बेसिक सवाल आपने तय किया वास्तव में आज की बहस इसी बात के लिए होनी आज की नहीं, ये बहस तो किसी चुनाव में होनी चाहिए थी, लेकिन अब होता नहीं है। लेकिन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर है और उसको कोई राइट नहीं दिया गया, मगर एक इसका पक्ष है कि उद्योगपति ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो हायर एंड फायर की तो वो ज्यादा बेहतर विकास कर पाए। वो एक अलग बात है, हम उससे डाइग्रेस करें। फिर ये देश के लिए नहीं, फिर तो उद्योगपतियों के लिए है। तनेजा साहब कह रहे हैं कि एजम्पशन है, धारणा है कि कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपने इस कानून को देखा है, क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? और जो नीलामी की प्रक्रिया, सरकार कह रही कि हम ई ऑक्शन करेंगे तो इसमें पहले की तरह मनमानी नहीं चलेगी, सब कुछ रिकॉर्ड और पब्लिक में होगा। अच्छा, अब इसका प्लस माइनस आप बता दीजिए दोनों के बीच में, अगर कोई व्यू है तो। व्यू नहीं है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अभी ये कंफ्यूजन, अभी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश यूज मिला जुला के थोड़ा बहुत बताइए। तो एक डी नेशनलाइजेशन बोल सकते हैं और दूसरा प्राइवेटाइजेशन है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है। जो किया जा रहा है वो डी नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब कि प्राइवेट कंपनीज को उस सेक्टर में आने को परमिशन दिए जाएगी लिमिटेड एक्सटेंट तक। इसको हिंदी में प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन ये है कि उस कंपनी को आप प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। जैसे मैं दूसरे सेक्टर से ले रहा हूं, इंश्योरेंस सेक्टर ले लीजिए। पहले हमारे लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ LIC था, अभी काफी प्राइवेट कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस देती हैं। ठीक है, वो डी नेशनलाइज हुआ, पर LIC अभी भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। ठीक है, इससे तो वो प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंस है और इसी पे मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूजन हो। ठीक है, अच्छी ठीक है। तो इसमें डी नेशनलाइजेशन तो कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है, पहले है कि आज के दिन में वो पुराना जो कोल नेशनलाइजेशन एक्ट है उसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, और 4 स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अलाउड थे। और जो दिए गए 1993 से अभी तक उसमें बाकी लोग भी थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंसिल करना है, बिकॉज इट्स वायलेट्स वो वाला लॉ, वो वाला लॉ, वो लॉ को वायलेट कर रहे करके कैंसिल किया। तो अभी क्या हो गया, आपके कुछ तो अंडर प्रोडक्शन भी थे, वो सब मार्च 31 तक बंद हो जाएंगे अगर फिर से नहीं दिए। ठीक है, हमारे पास कोल की शॉर्टेज है, तो कुछ करना तो जरूरी है क्योंकि कोल सेक्टर में यही रास्ता जरूरी है जो ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनुमति के लिए दिए हैं, वो अगर क्लियर हो जाए तो 180 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करके वो दे देंगे जो प्राइवेट सेक्टर
भी नहीं कर पाएगा, वो ये कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है, रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, अभी मुझे पता नहीं कौन सा रास्ता ठीक होगा, मगर ये तो कोई नहीं कह सकता कि आज का जो कोल का सिस्टम चल रहा है हाँ। वो ठीक चल रहा है, वो तो कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे ये पास कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास कोल रिजर्व्स बहुत हैं। तनेजा जी भी नहीं कह रहे हैं कि ठीक से चल रहा है। क्योंकि जो आज तो ठीक नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से सब माने।